बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने प्लांट ब्रीडर्स राइट्स के हवाले से बयान करूँगा। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, एनी राइट टाइटल इंटरेस्ट अपॉन नोवल डिस्टिंक्ट यूनिफॉर्म स्टेबल एंड एक्सेप्टेबल डिनोमिनेशन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस viable to produce new variety of plant and to establish viable seed industry and to improve food and agriculture security and to ensure high quality seeds। जो न्यू प्लांट वैरायटी है इसकी प्रोटेक्शन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो 5 रिक्वायरमेंट्स हैं जो इस डेफिनेशन में मैंने आपके सामने बयान की हैं। नोवेलिटी है, डिस्टिंक्टनेस है, यूनिफॉर्मिटी है, स्टेबिलिटी है और एक्सेप्टेबल डिनोमिनेशन है। तो इसको थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने। सबसे पहले नोवेलिटी का इसमें बयान किया हुआ है कि नोवेलिटी जो कि एक नई चीज़ होनी चाहिए, न्यू इन्वेंशन होना चाहिए और जो कि विद इन पाकिस्तान 1 साल से ज़्यादा अरसा ना हुआ हो, उसको एग्जिबिट मार्केट या सेल के लिए मार्केट ना किया गया हो, 1 साल से ज़्यादा ना गुजरा हो उसको। और आउटसाइड द पाकिस्तान जो वाइन्स और फ्रूट्स हैं उसके लिए 6 ईयर्स हैं और जनरल जो आपके प्लांट वैरायटी है उसके लिए 4 ईयर्स हैं। फिर इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो डिस्टिंक्टनेस है। डिस्टिंक्टनेस के एक वैरायटी दूसरी वैरायटी से डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट को कहते हैं और उसके अंदर जो उसकी वैरायटी है, प्लांट की वैरायटी, उसको डिनोमिनेशन कहते हैं। तो वो जो डिनोमिनेशन है वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। तो उस जो प्लांट है, प्लांट के स्पीशीज़ होते हैं और उन स्पीशीज़ के अंदर वैरायटीज़ होती हैं डिफरेंट। तो जो एक वैरायटी है दूसरी वैरायटी से डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। तीसरी चीज़ इसमें है यूनिफॉर्मिटी, कि जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, एसेंशियल करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि जो स्पीशीज़ के हैं वो सेम होने चाहिए। और उसके बाद जो चौथी चीज़ है इसके अंदर वो है स्टेबिलिटी, कि एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स जब सेम होंगे और फिर उसके बाद जब उसको क्रॉप्स को कल्टीवेट, जो सीड को कल्टीवेट किया जाएगा, क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाएगा, तो उसके बाद जो उसका आउटकम है वो एक सीज़न में और दूसरे सीज़न में सेम होना चाहिए, यानी उसकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसका आउटकम एक सीज़न में डिफरेंट आ रहा है, दूसरे में डिफरेंट आ रहा है, तीसरे में डिफरेंट आ रहा है। और यही चीज़ एप्लीकेशन फाइल करने के बाद टेस्ट किया जाता है नेशनल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की जानिब से, इसको रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से इसको चेक किया जाता है स्टेबिलिटी को। और आखिरी चीज़ इसमें 5वीं चीज़ है एक्सेप्टेबल डिनोमिनेशन। जो एक्सेप्टेबल डिनोमिनेशन है वो यानी कि प्रोटेक्टेबल हो अंडर द लॉ, और फिर उसमें यह कि वो मिसलीडिंग ना हो, डज नॉट कॉज कन्फ्यूजन ना क्रिएट करे, एंड मस्ट नॉट बी अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, मोरालिटी, एथिक्स, इन चीज़ों के अगेंस्ट ना हो। तो ये मेन चीज़ें हैं जो कि एक न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट के अंदर होनी चाहिए। फिर इसके बाद एक इसमें ब्रीडर है और एक फार्मर है। दोनों की प्रोटेक्शन के हवाले से इसमें बात की गई है। ब्रीडर के जो ब्रीडर इज़ अ पर्सन हु ब्रीड्स, प्रोड्यूसेस, डेवलप्स, डिस्कवर्स न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट। और फार्मर वो है कि हु कल्टिवेट्स क्रॉप्स ऑन हिज ओन लैंड और ऑन द लैंड ऑफ अनदर। अब इसमें किस तरह प्रोटेक्शन है कि फार्मर का इसमें जो इनोसेंट इन्फ्रिंजमेंट करार दिया गया है कि फार्मर जो है वो क्रॉप्स की कल्टीवेशन करता है और इसी तरीके से जो सीड्स हैं उसकी एक्सचेंज करता है, तो वो इनोसेंट इन्फ्रिंजमेंट, यानी उसके अगेंस्ट फिर इन्फ्रिंजमेंट की कार्रवाई नहीं की जा सकती। और ब्रीडर तो जाहिर सी बात है कि वो अपना जो न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट को रजिस्टर करवाता है तो फिर उसकी प्रोटेक्शन ब्रीडर की हो जाती है, उसके राइट की प्रोटेक्शन। फिर इसके बाद हम आते हैं कि जो वैरायटीज़ हैं, 3 तरह की वैरायटीज़ इसके अंदर जिक्र की गई हैं। एक एसेंशियली डिराइव्ड वैरायटी, EDV, essentially derived variety. It is a variety which is derived from traditional protected variety.
ठीक है, जो प्रोटेक्टेड वैरायटी के अंदर से डिराइव किया जाए वैरायटी, उसको एसेंशियली डिराइव्ड वैरायटी बोलते हैं। और प्रोटेक्टेड वैरायटी से एसेंशियली डिराइव्ड वैरायटी निकाली जा सकती है। प्रोटेक्टेड वैरायटी से एसेंशियली डिराइव्ड वैरायटी निकाली जा सकती है, लेकिन एसेंशियली डिराइव्ड वैरायटी से कोई वैरायटी नहीं निकाली जा सकती। और एसेंशियली डिराइव्ड वैरायटी को आपने एप्लीकेशन में मेंशन करना होगा, जो भी टाइप होगी, और फिर उसका एक स्पेशल टेस्ट होगा, उसमें वो चेक करेंगे कि वाकई में ये एसेंशियली डिराइव्ड वैरायटी है, यानी प्रोटेक्टिव वैरायटी से, ट्रेडिशनल वैरायटी से निकाली गई है, या कि इसका कोई और यानी उस पर पूरी उतरती है कि नहीं। दूसरा इसमें है बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी, कि जेनेटिकल इंजीनियरिंग जो है उसको यूज़ करते हुए, मॉडिफिकेशन ट्रांसफरेशन करके, जेनेटिकल इंजीनियरिंग को यूज़ करते हुए जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी को डेवलप किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। और तीसरा इसमें हाइब्रिड वैरायटी के जो दो प्लांट वैरायटीज़ को मिलाकर एक अलग से एक वैरायटी बनाई जाती है। तो ये 3 तरह की वैरायटीज़ हैं, प्लांट वैरायटी जो कि प्रोटेक्टेबल हैं। फिर इसके ये जो 3 तरह की होगी, फिर हम इसमें आते हैं। अब ये जनरल मैंने आपको डेफिनेशन इसकी बता दी। एक प्लांट ब्रीडर के राइट की एक डेफिनेशन, उसमें जो 5 चीज़ें आपको बताई, उसमें जो 3 मेन चीज़ें हैं, डिस्टिंक्टनेस, यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी, DUS इसे कहते हैं। ठीक है, और फिर वो जो टाइप्स हैं, एसेंशियली डिराइव्ड वैरायटी, जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी, और इसमें जो आखिरी चीज़ है वो आपका हाइब्रिड वैरायटी। फिर इसके बाद हम आते हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस हवाले से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबसे पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो एग्रीमेंट है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, उसमें जो ट्रिप्स है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हवाले से जो डील करता है, वो एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसका आर्टिकल 27 है, वो डील करता है पेटेंट को, और उसमें प्लांट ब्रीडर्स राइट्स के हवाले से भी लिखा हुआ है। उसमें बात ये की गई है, उसका लुब्बे लुबाब ये है कि जो मेंबर स्टेट्स हैं WTO के, वो अपने कंट्रीज़ के अंदर प्लांट ब्रीडर्स राइट्स की प्रोटेक्शन पेटेंट लॉ के तहत करेंगे, या उसके लिए अलग से लॉ बनाएंगे, या फिर अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी पेटेंट में भी हो सकती है और प्लांट ब्रीडर्स राइट्स का अलग से भी कानून बनाया जा सकता है। और इसी तरीके से पाकिस्तान ने भी इसी को मद्देनज़र रखते हुए प्लांट ब्रीडर्स राइट्स एक्ट 2016 बनाया। फिर इसके बाद हम आते हैं जो सेकेंडली एक यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस एस्टेब्लिश्ड इन 1945। ये फूड एंड एग्रीकल्चर की प्रोटेक्शन इस हवाले से डील करते हैं, और एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के हवाले से डील करते हैं। तो इसलिए इनका ताल्लुक रजिस्ट्रेशन से नहीं है, यानी इसकी प्लांट ब्रीडर्स की रजिस्ट्रेशन और प्रोटेक्शन से। तो जनरली क्रॉप्स और फूड और सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर के हवाले से। तो इसके दो, एक है इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन जेनेटिकल रिसोर्सेज of food and agriculture, international treaty of plant genetical resources of food and agriculture 2001 की है ये। और दूसरा है जी बायोलॉजिकल कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये दूसरी इसकी जो है वो एक कन्वेंशन है 1992 का। इसके बाद हम आते हैं जो वाइपो है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, और इसका मेनली काम यही है कि जो प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थ्रू आउट द वर्ल्ड। और इसके तकरीबन 26-27 के करीब एग्रीमेंट्स, ट्रीटीज़ और ये कन्वेंशन वगैरह हैं। तो इसकी एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैराइटीज़ ऑफ प्लांट, UPOV। और ये 1961 में इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैराइटीज़ ऑफ प्लांट ये
बनाया गया था और उसके तहत प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन PVP की जाती है। और ये एडमिनिस्टर करते हैं इंफॉर्मेशन रिलेटेड इंटरनेशनल प्लांट रिलेटेड इंफॉर्मेशन फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट, प्रिस्मा इसे कहते हैं। तो ये इंटरनेशनल लेवल पर बात हुई है। इसके बाद हम आते हैं पाकिस्तान लेवल की बात करते हैं। तो पाकिस्तान में इस हवाले से मिनिस्ट्री है। पाकिस्तान में इस हवाले से जो मिनिस्ट्री है उसे कहते हैं जी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च। इसके तहत मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। जो हमारा जो टॉपिक है प्लांट ब्रीडर्स राइट, तो इसकी एक रजिस्ट्री है प्लांट ब्रीडर्स राइट्स रजिस्ट्री, जो इसी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के तहत काम कर रही है। और इसका 2016 का जो एक्ट है प्लांट ब्रीडर्स राइट्स एक्ट 2016 और उसके रूल्स हैं प्लांट ब्रीडर्स राइट्स रूल 2018। दूसरा जो इसका डिपार्टमेंट है वो है नेशनल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जो कि सब्सटेंटिव एग्जामिनेशन करता है प्लांट ब्रीडर्स राइट्स की एप्लीकेशन की जो एग्जामिनेशन है वो उसकी सब्सटेंटिव जो है वो उसकी एग्जामिनेशन की जाती है इस डिपार्टमेंट की जानिब से, जिसके अंदर वो डिस्टिंक्टनेस, यूनिफॉर्मिटी और स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। और ये सीड एक्ट 1976 और उसके जो रूल्स हैं सीड बिजनेस एंड रेगुलेशन रूल्स 2016 के। इसके बाद हम जो हमारा जो टॉपिक है वो प्लांट ब्रीडर्स के हवाले से है। तो प्लांट ब्रीडर्स राइट्स रजिस्ट्री का जो हेड है वो रजिस्ट्रार है। और जो दूसरा जो इसका दूसरा जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, वो नेशनल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट है उसका हेड डायरेक्टर जनरल है। तो जो रजिस्ट्रार है प्लांट ब्रीडर्स राइट्स रजिस्ट्री का, वो उसके तहत यानी वो जो रजिस्ट्री है वहाँ पर एक रजिस्टर होगा, ठीक है। और उस रजिस्टर के अंदर तमाम जितना भी डेटा वगैरह है न्यू प्लांट वैरायटीज़ का, ऑनर्स का, सक्सेसर्स का, वो सारा उसमें दर्ज होगा। और उसके अंदर ऑल्टरेशन भी की जा सकती है और सारा कुछ जो है वो जर्नल में पब्लिश होगा। और फिर अगर किसी को कोई उसमें एतराज़ होगा तो 60 डेज़ के अंदर उसको एतराज़ जमा करवाया जा सकता है और उसके ऊपर फिर फाइनल जो फैसला है वो रजिस्ट्रार की जानिब से किया जाएगा। अब हम आते हैं जो प्रोसीजरल चीज़ों की। तो सबसे पहले एप्लीकेशन जो फाइल की जाएगी, जो ऑनर है वो ख़ुद, अगर एक ऑनर है यानी जो ब्रीडर है, प्रोड्यूसर है, डेवलपर है, डिस्कवरर है प्लांट वैरायटी का, वो ख़ुद एप्लीकेशन जमा करवा सकता है। अगर एक से ज़्यादा हैं तो वो सारे मिलकर इकट्ठे भी जमा करवा सकते हैं, जॉइंट ऑनरशिप भी हो सकती है इसकी। और जो सबसे पहले अप्रोच करेगा प्लांट ब्रीडर्स राइट्स रजिस्ट्री को, तो उसके हक में फ़ैसला होगा और उसी के नाम पर सर्टिफिकेट जो है वो इशू होगा। बाद की बात है फिर वो अपोज कोई करे और फिर उसके ऊपर फैसला रजिस्ट्रार की जानिब से किया जाएगा। फिर इसमें एक और बात लिखी हुई है कि एक पब्लिक इंस्टीट्यूट है और एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट। जो पब्लिक इंस्टीट्यूट है वो हक रखता है कि जो प्लांट ब्रीडर्स जो न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट है उसकी ऑनरशिप जो है वो पब्लिक इंस्टीट्यूट को जाएगी। माँ सिवाय ये कि कंट्रेरी प्रूव हो और ब्रीडर जो एम्प्लॉई है उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होगा पब्लिक इंस्टीट्यूट ने कि इसको राइट दिया जाएगा कि ब्रीडर जो है वो उसको ऑनरशिप वो ले सकता है, उसको रजिस्टर कर सकता है। लेकिन यह है कि इंसेंटिव्स की बात की गई है, इसमें 40% तक इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं। और इस हवाले से जो फेडरल गवर्नमेंट है और एडवाइजरी कमेटी जो है प्लांट ब्रीडर्स राइट्स रजिस्ट्री के अंदर, वो इस हवाले से एडवाइजरी कमेटी एडवाइस दे सकती है मिनिस्ट्री को, फेडरल गवर्नमेंट को, कि इंसेंटिव्स दिए जाएं रिसर्चर्स को, साइंटिस्ट को इस हवाले से पब्लिक इंस्टीट्यूट्स के अंदर। और इसका जो ऑपोजिट है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जो ब्रीडर है वो राइट रखता है, इसका ऑनरशिप जो है वो ब्रीडर के पास जाएगी। माँ सिवाय की कॉन्ट्रेरी प्रूव हो और प्राइवेट इंस्टीट्यूट ने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा रखा हो पहले से
कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वही उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएगा, और इस ग्राउंड पे अपोजिशन भी की जा सकती है, रिवोक भी करवाया जा सकता है सर्टिफिकेट को। तो एप्लीकेशन जो है सबसे पहले फ़ाइल होगी। तो एप्लीकेशन के अंदर 10-11 के करीब चीज़ें हैं जो कि एप्लीकेशन में जमा होंगी। सबसे पहले एक तो है कि जी आपका प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म होना चाहिए, प्रेस्क्राइब जो फ़ीस है वो अब जमा होगी। उसके बाद आपने प्रूफ ऑफ ऑनरशिप या आपका जो राइट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, आपने प्रूफ जमा करवाना है कि आपका राइट बनता है कि आप एप्लीकेशन जमा करवाएं, सक्सेसर हैं आप, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, या आप खुद ही ब्रीडर हैं, या तो ये सारी चीज़ें आपने उसमें प्रूफ देना होगा। फिर इसके बाद प्रूफ के साथ साथ आपने उसमें रीज़नेबल उसकी स्पेसिफिकेशन बतानी होगी, जो डिस्टिंक्टनेस, नोवेलिटी, डिस्टिंक्टनेस और जो स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपने डिस्क्राइब करनी होगी, रीज़नेबल डिस्क्रिप्शन उसकी देनी होगी। फिर इसके बाद आपने ड्राइंग या पिक्चर, जिसके अंदर वाजे आपने पिक्चर और ड्राइंग भी उसकी देनी होगी, जमा करवानी होगी। फिर साथ साथ आपने एक्सेप्टेबल डिनोमिनेशन उसकी बतानी होगी, और अगर एक्सेप्टेबल जो डिनोमिनेशन है उसके अंदर ऑल्टरेशन रिक्वायर्ड होगी तो फिर रजिस्ट्रार आपको कहेगा एप्लीकेंट को, और फिर उसके अंदर वो ऑल्टरेशन की जा सकती हैं। फिर उसके साथ साथ सीड्स भी आपने जमा करवाने हैं ताकि उसका जो टेस्ट किया जाए, जो DUS डिस्टिंक्टनेस, स्टेबिलिटी, डिस्टिंक्टनेस, यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी का जो टेस्ट है वो किया जा सके सीड के ज़रिए से। फिर उसके बाद आपने एक सर्टिफिकेट जमा करवाना है कि जो आपका जो वैरायटी ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट है उसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है इन्वायरमेंट के ऊपर। इसके साथ साथ आपने एक एफिडेविट जमा करवाना है कि आपने ट्रांसफार्मर यानी आपने ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की कि जिसके ज़रिए से दूसरी क्रॉप्स के ऊपर जो है इसका इफेक्ट पड़ रहा हो। ठीक है, तो ये भी इस तरह की टेक्नोलॉजी आप यूज़, अगर आपने यानी आपने एफिडेविट जमा करवाने कि हमने ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की। फिर इसके बाद अगर आपने ट्रेडिशनल वैरायटी से डिराइव किया है, एसेंशियली डिराइव्ड वैरायटी को ट्रेडिशनल वैरायटी से डिराइव किया है, तो फिर लोकल कम्युनिटी के जहाँ पर आपने ये टेस्ट वगैरह किया है तो लोकल कम्युनिटी का कंसेंट भी आपने साथ जमा करवाना है, एप्लीकेशन के अंदर मेंशन करने से जमा करवाना है एप्लीकेशन के साथ। फिर अगर आप बायोलॉजी के जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी है तो उसके अंदर फिर आपने जो जेनेटिकल रिसोर्सेज यूज़ किए हैं और उसका जो आपका जोग्राफिकल लोकेशन है वो आपने बतानी है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, और साथ साथ आपने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवानी है ताकि उस जो रिसोर्सेज हैं जेनेटिकल और बायोलॉजिकल, वो सारे रिसोर्सेज को एक्सेस किया जा सके रजिस्ट्री और एग्जामिनर्स और जो आपका जो डिपार्टमेंट है सीड सर्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि एप्लीकेशन के साथ आपने जमा करवानी है। तो जब आप एप्लीकेशन जमा करवा देंगे उसके बाद विदिन 1 मंथ आपका जो एप्लीकेंट है उसकी एलिजिबिलिटी को चेक किया जाएगा प्लांट ब्रीडर्स राइट्स रजिस्ट्री की जानिब से, रजिस्ट्रार की जानिब से। कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन को चेक किया जाएगा। उसके बाद जो 2 और चीज़ें, नोवेलिटी और एक्सेप्टेबल डिनोमिनेशन क्लासिफिकेशन ऑफ वैरायटी, इन 2 चीज़ों इनको भी यानी इन 4 चीज़ों को प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में चेक किया गया। 2 एग्जामिनेशन हैं, प्रीलिमिनरी और सब्सटेंटिव। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में प्लांट ब्रीडर्स राइट्स रजिस्ट्री ही इन चीज़ों को 4 चीज़ों को चेक करेगी विदिन 3 मंथ्स। और फिर अगर तो डिनोमिनेशन में कोई ऑल्टरेशन रिक्वायर्ड है तो एप्लीकेंट को वापस भेजेगी एप्लीकेशन और फिर उसमें ऑल्टरेशन करके वो जमा करवा देगा। अगर कोई रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर वो जर्नल में पब्लिश करेंगे उसको, और 4 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा कि अगर कोई अपोज करना चाहता है उस एप्लीकेशन को तो फिर अपोज कर सकता है। वो 4 ग्राउंड्स हैं कि उन 4 ग्राउंड्स के ऊपर वो एप्लीकेशन को अपोज कर सकता है। नंबर 1 ये है कि जो अपोजर है वो खुद ही, ओपोनेंट जो है वो जो अपोजर है वो खुद ही ऑनर था
और उसकी कंसेंट के बगैर दूसरे बंदे ने एप्लीकेशन जमा करवा दी है। दूसरा यह है कि जो वैरायटी है वो प्रोटेक्टेबल नहीं है लॉ के अंदर। तीसरा यह है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, ठीक है। और चौथा ये है कि उसका एडवर्स इफेक्ट है इन्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है, वैरायटी का। तो इन 4 ग्राउंड्स के ऊपर अपोज किया जा सकता है प्लांट जो प्लांट वैरायटी के प्रोटेक्शन के वाले से जो एप्लीकेशन जमा करवाई है उसको। अगर 4 मंथ्स के अंदर अपोज नहीं किया तो बाद में अभी वो जो सब्सटेंटिव एग्जामिनेशन होगी उसके बाद सर्टिफिकेट इशू होगा। सर्टिफिकेट इशू होने के 12 मंथ्स के अंदर रेवोकेशन के लिए इन्हीं 4 ग्राउंड्स के ऊपर एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है बिफोर द रजिस्ट्रार। उसके बाद भी हाई कोर्ट में कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप हाई कोर्ट में भी रेवोकेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। उसके बाद ये जो सेकंड स्टेज आ जाएगी, अगर अपोज किसी ने नहीं किया या अपोज किया है तो उसकी एप्लीकेशन के ऊपर फैसला कर दिया गया है रजिस्ट्रार की जानिब से, तो फिर सेकंड स्टेज आ जाएगी और वो फिर जो रजिस्ट्रार है प्लांट ब्रीडर्स राइट्स रजिस्ट्री का, वो भेजेगा एप्लीकेशन को नेशनल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को, जो कि 3 चीज़ें चेक करेगी। जो पहले भी आपको बताइए, डिस्टिंक्टनेस कि दूसरी वैरायटी से ये डिफरेंट है, और उसका जो आपकी दूसरी चीज़ है इसमें यूनिफॉर्मिटी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है स्पेशीज़ के, और फिर जो वैरायटी है उसके जो आउटपुट है उसका आउटकम है, जो एक सीज़न में दूसरे सीज़न में वो उसकी स्टेबिलिटी को चेक करेंगे इन 2 क्रॉप्स सीजन्स के अंदर। तो ये 3 चीज़ें उसको चेक करेंगे, डिस्टिंक्टनेस, यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी। तो विद इन 3 इयर्स एप्लीकेशन फाइल होने से लेकर 3 इयर्स के अंदर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करके सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर दिया जाएगा एप्लीकेंट को, जो कि ब्रीडर है उसको एप्लीकेशन जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर दिया जाएगा। इसकी जो टर्म ऑफ प्रोटेक्शन है वो 20 इयर्स है जनरली तमाम प्लांट्स के लिए, लेकिन वाइन्स जो बेल वगैरह होती हैं और फ्रूट्स, इनके लिए जो है 25 इयर्स का टाइम रखा गया है। फिर इसके बाद एक चीज़ तो बात यह है कि बंदा जिसका राइट है वो अपने राइट को खुद ही सरेंडर भी कर सकता है, और जब सरेंडर कर देगा तो उसके ऊपर कोई बंदा अपोज भी कर सकता है उसको। विद इन 3 मंथ्स का टाइम है, 3 मंथ्स में उसको अपोज भी कर सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब एक दफ़ा सर्टिफिकेट इशू हो गया है तो अब एनुअली उसके चार्जेस हैं, एनुअली चार्जेस आपको अदा करने पड़ेंगे जो ब्रीडर है जिसके हक में सर्टिफिकेट इशू हुआ है। तो जब ड्यू हो जाएगा विद इन ड्यू आफ्टर ड्यू डेट, एक्सपायरेशन ऑफ ड्यू डेट, विद इन 3 मंथ्स वो यानी जितनी फीस जमा करवानी है उसने, अगर 3 मंथ्स गुजर गए तो फर्स्ट शो कॉज नोटिस में 10% एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ, सेकंड शो कॉज नोटिस 4 मंथ्स के बाद यानी एक्सपायरी डेट के 4 मंथ्स के बाद इशू होगा, उसमें 30% एक्स्ट्रा चार्जेस, और थर्ड शो कॉज नोटिस इशू होगा विद इन 15 डेज, वो उसको कहा जाएगा कि भाई आप डबल चार्जेस के साथ जमा कर, पहले शो कॉज में 10%, दूसरे में 30% और तीसरे में फिर डबल फीस जमा करवाएं, और अगर फिर भी जमा नहीं करवाता तो तकरीबन एक्सपायरी के 4.5 महीने के बाद उसको फोरफीट कर दिया जाएगा उसके सर्टिफिकेट को। तो ये आ गया इसमें जो एनुअल चार्जेस के हवाले से बात हुई। फिर इसमें इन्फ्रिंजमेंट, सूट फॉर इन्फ्रिंजमेंट, एक ये है कि एप्लीकेशन जिस दौरान पेंडिंग थी उस दौरान भी डैमेजेस वसूल किए जा सकते हैं जो एप्लीकेंट है उसकी जानिब से, अगर कोई इन्फ्रिंजर हो, इन्फ्रिंजमेंट किसी ने की हो उसके राइट की। तो लेकिन इसके लिए रिक्वायरमेंट यह है कि सबसे पहले लीगल नोटिस देना होगा। अगर लीगल नोटिस नहीं दिया तो डैमेजेस वसूल नहीं कर सकते। अगर किसी ने इन्फ्रिंज किया है राइट को, प्लांट ब्रीडर के राइट को, तो वो सबसे पहले लीगल नोटिस देगा, फिर भी वो मना नहीं होता अगला बंदा, तो फिर ये सूट फॉर इन्फ्रिंजमेंट फाइल करेगा, और उसमें फिर इंजंक्शन भी क्लेम कर सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है, और कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी, और फिर वो जो आपका प्रॉफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें वो क्लेम कर सकता है। और इसके लिए 3 इयर्स का टाइम है, टाइम लिमिटेशन इसकी दी गई है इन्फ्रिंजमेंट के। विद इन 3 इयर्स वो सूट फॉर इन्फ्रिंजमेंट फाइल कर सकता है, सूट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट जो कि इन्फ्रिंजमेंट के अगेंस्ट सूट फॉर डैमेजेस या इंजंक्शन या जो भी जो उसने है वो फाइल कर सकता है।
फिर इसके बाद इसके अंदर जो एक और जो इन्फ्रिंजमेंट, इनोसेंट इन्फ्रिंजमेंट है, उसमें 4 इन्होंने लिखे हुए ग्राउंड्स। इनोसेंट इन्फ्रिंजमेंट के अगर कोई बंदा है वो अपने प्राइवेटली उसको यूज़ कर रहा है, प्राइवेटली यूज़ कर रहा है और उसने कमर्शियल उसकी एक्सप्लॉयटेशन नहीं की, एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर उसको टीचिंग पर्पसेस के लिए साइंटिस्ट रिसर्चर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसने कंसेंट ली हुई है जो ब्रीडर है उसके राइट होल्डर से, और 2 जो है फार्मर्स के हवाले से कि फार्मर अपनी कल्टीवेशन कर रहे हैं और या फिर एक्सचेंज कर रहे हैं सीड्स की। तो ये सारी 4 जो है ना, ये सारी इनोसेंट इन्फ्रिंजमेंट है। फिर इसके साथ साथ बेनिफिट शेयरिंग का भी इसमें एक बात लिखी हुई है कि भाई अगर जो सर्टिफिकेट इशू हो गया, बाद में कोई बंदा कहता है कि मेरा भी इसमें शेयर था, तो बेनिफिट शेयरिंग का जो फार्मूला है फिर वो लगाकर एक्सटेंट और वैल्यू ऑफ द वैरायटी, और फिर साथ साथ मार्केट वैल्यू, एक्सटेंट एंड यूज़ ऑफ द वैरायटी और मार्केट वैल्यू को मद्देनज़र रखते हुए बेनिफिट शेयरिंग का फैसला रजिस्ट्रार की जानिब से किया जाएगा। अब इसमें आखिरी जो बात है वो है कंपलसरी लाइसेंसिंग की। कंपलसरी लाइसेंस जो है वो इशू किया जा सकता है रजिस्ट्रार की जानिब से किन किन ग्राउंड्स पर, कि पहला ग्राउंड ये है कि जी पब्लिक हेल्थ, पब्लिक के लिए ज़रूरी है, पब्लिक हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि पब्लिक को जो सीड्स हैं वो रीज़नेबल प्राइस में नहीं मिल रहे, तो फिर पब्लिक इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए। तीसरी चीज़ ये है कि आफ्टर 3 years विदाउट एनी नोटिस टू द ब्रीडर, उसका राइट लेके किसी गवर्नमेंट एजेंसी को हवाले कर दे रजिस्ट्रार। और फिर एक ये है कि जी उसका जो यूज़ है, वो जो ब्रीडर है वो उसका यूज़ एंटी कम्पेटिटिव मैनर के अंदर यूज़ कर रहा है, या उसका यूज़ ऐसा कर रहा है जो कि टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के लिए नहीं है, उसको नुकसान पहुंचा रही है। टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट के लिए यूज़ नहीं कर रहा बल्कि नुकसान के लिए यूज़ कर रहा है। और फिर आखिरी चीज़ इसमें यह है कि भाई उसको एंटी कम्पेटिटिव वे के अंदर यूज़ कर रहा है और उसको टेक्नोलॉजी की नुकसान के लिए यूज़ कर रहा है। या फिर यह है कि आखिरी चीज़ यह है कि वो उससे किसी ने लाइसेंस मांगा और टर्म्स एंड कंडीशन भी रीज़नेबल थे, लेकिन उसने उसको देने से इनकार कर दिया, तो वो रजिस्ट्रार के पास गया, तो रजिस्ट्रार उसको फिर कंपलसरी लाइसेंस के तहत वो लाइसेंस दिलवा सकता है। कंपलसरी लाइसेंस के वो माने या ना माने, विदाउट हिज कंसेंट वो लाइसेंस ले लेंगे, लेकिन रीजनेबल रिम्यूनरेशन उसको दी जाएगी। और कंपलसरी लाइसेंस में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि जिस मकसद के लिए वो लाइसेंस इशू किया जा रहा है उसी मकसद के लिए उसका इस्तेमाल होगा। अगर उस मकसद के अलावा किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल हो गया तो फिर वो रिवोक कर लिया जाएगा। और फिर इसमें टाइम लिमिट भी दी गई है। पेटेंट और वो जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है उसमें कंपलसरी लाइसेंस का कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई। इसमें जो है वो मैक्सिमम टाइम लिमिट 5 years की दी गई है, लेकिन उससे पहले भी पब्लिक इंटरेस्ट में उसको रिवोक किया जा सकता है। तो ये मेन लुबाबा के सामने बयान की आखिरी चीज़ ये है कि जी जो भी रजिस्ट्रार का फैसला हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला हो, उसके फैसले के खिलाफ अपील जो है वो हाई कोर्ट में 60 days के अंदर फाइल होगी। तो ये लुबाब मैंने आपके सामने प्लांट ब्रीडर्स राइट्स के हवाले से बयान किया है। थैंक यू वेरी मच।